सही है। ठीक है सर। सर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था या कंडीशन फॉर मैक्सिमम या कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क हमने पढ़ा था, बट दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम टॉर्क ड्यूरिंग स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड स्टिल कंडीशन। यस, अब हमें पढ़ना है कि या रोटेटेड कंडीशन, रोटेटिंग। यस, अंडर रनिंग कंडीशन वो हम पढ़ेंगे, बट आफ्टर फ्यू। मैक्सिमम टॉर्क हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और इसमें जो कंडीशन थे जी वो फॉर स्टैंड स्टिल थे। सही है, इट मीन्स कि रन जो रेस्ट पोजीशन पे जब आपका रोटर होगा तो उस टाइम कंडीशंस क्या होने चाहिए जी मैक्सिमम टॉर्क को अचीव करने के लिए, तो वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। सो अच्छा, उसके बाद एक दूसरा टॉपिक है सर। इफेक्ट। वो जी, सर यही था ना कि जो रेजिस्टेंस है वो इंडक्टेंस के बराबर होने चाहिए। यस, इंडक्टेंस। यस, योर रेजिस्टेंस ऑफ रोटर, ओके, इट मीन्स कि आपका R2 दैट शुड बी इक्वल टू द जी इंडक्टेंस ऑफ द रोटर X2। सही है। यस ठीक है, ये या कंडीशन। ठीक है। यस, ये हमने थोड़ा डिटेल में भी, वो मैथमेटिकली भी हमने थोड़ा जी इसको सर। डिस्कस किया था। अच्छा, जी इसके बाद सर एक मुझे है। दूसरा टॉपिक है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज। ये हमने डिस्कस किया था कि नहीं? एस्पेक्ट ऑफ, नो सर, हमने इफेक्ट ऑफ स्लिप डिस्कस किया हुआ है। इफेक्ट ऑफ चेंज चेंज इन ऑफ, सप्लाई वोल्टेज में, सप्लाई वोल्टेज। जी सर, ये किया हुआ है, आपने बताया हुआ है वो कांस्टेंट वोल्टेज पे हमारा ईएमएफ कांस्टेंट होगा। ऐसा ही कंसेप्ट है ना? यस, वो एक्चुअली हमने पहले डिस्कस किया था। हमने वो पहले डिस्कस किया जी था कि मेरे पास कांस्टेंट रहेगा एक्चुअली, वो दैट्स वाई मैंने इसमें वो जो सप्लाई वोल्टेज थी वो इसी इक्वेशन में मैंने जम कर दिया था। लाइक मैंने लिखा था कि जी आपका स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू जी। ई टू स्क्वेयर यस सर। यस आर सर, टू यही था। डिवाइड बाय आर टू स्क्वेयर प्लस जी। एक्स टू स्क्वेयर। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई एस यूज़ नहीं कर रहा, तो इट मीन्स के स्टैंड स्टिल कंडीशन हैं। ओके। जी अच्छा, एस यहाँ, इज इक्वल टू 1। यस, यहाँ पे एक्चुअली ये इक्वेशन इस तरह नहीं था, इसमें हमने हमारे पास यहाँ पे ये ई टू स्क्वेयर नहीं था, यहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास ई टू था और दूसरा मेरे पास वोल्टेज था। वोल्ट। लेकिन वो हमने फिर कहा था कि हमारे पास चूंकि हमारे पास सप्लाई वोल्टेज जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट है तो फिर या हमने इसको कांस्टेंट कह दिया। तो हमने इसको फिर वो इसमें जम कर दिया था कांस्टेंट में से ही। जी लेकिन यहाँ पे हमने उसको एज्यूम करना है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ़ यू चेंज द सप्लाई वोल्टेज। सो जिस तरह ट्रांसफार्मर होते हैं, सही है, तो ट्रांसफार्मर में हमारे पास एक प्राइमरी होता है, एक आपका सेकेंडरी साइड होता है। दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। अच्छा, सेकेंडरी साइड पे आपका वोल्टेज E2 होता है, प्राइमरी साइड पे आपका वोल्टेज E1 होता है। अच्छा, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है दैट इज़ V1, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज डिपेंड, अच्छा, E1 डिपेंड ऑन सप्लाई वोल्टेज, ओके। जितना ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो उतना ज़्यादा करंट होगा, उतना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ आपका यहाँ पे जनरेट होगा। सो जी yes, so can I say like this, that my this supply voltage is directly proportional to this E2 output? जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा यहाँ पे उतना ज़्यादा ईएमएफ आपका यहाँ पे जनरेट होगा। So yes, if you increase this जी voltage, then this EMF जी will also get increased. So your V is directly proportional to E2. अच्छा, यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर के एग्जांपल क्यों नहीं है, ट्रांसफार्मर के एग्जांपल मैंने इसलिए लिए क्योंकि इंडक्शन मोटर भी आपका ट्रांसफार्मर ही की तरह वर्क करता है। वर्क करता इंडक्शन है। जी मोटर में हमारे पास स्टेटर होता है विच एक्ट एज ए प्राइमरी, ओके, और जो आपका रोटर होता है दैट्स एक्ट एज ए सेकेंडरी इन ट्रांसफार्मर, ओके। जी दैट्स वाई जितने भी हमारे पास टर्म्स है वो हम यहाँ पे देख लो, तो रोटर के लिए मैं R2 ले रहा हूँ, इट मीन्स के रेजिस्टेंस ऑफ रोटर, इंडक्टेंस ऑफ रोटर, रेजिस्टेंस ऑफ रोटर, ईएमएफ ऑफ रोटर, ओके। जी। E2 ये सारे टू टोटल। टू में यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका E2 V इज डायरेक्ट टू E2, सो इट मीन्स के माई स्टार्टिंग टॉर्क दैट्स विल बी इक्वल टू K V स्क्वेयर
R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। सो इट मीन्स कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V स्क्वायर। इट मीन्स कि आप जितना सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करोगे उतना आपका स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा। सही है। सो इट मीन्स कि अगर आप इट मीन्स कि अगर आप सप्लाई वोल्टेज को थोड़ा सा भी चेंज करोगे, माइन्यूट अमाउंट ऑफ चेंज भी आप लाओगे इसमें, तो आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा। स्केयर स्केयर के हिसाब से। स्क्वायर के हिसाब से। लाइक अगर यहाँ पे आपका लेट से आपका ये सप्लाई वोल्टेज जो है वो आपका 1 वोल्ट है, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम 1.5 वोल्ट। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.5। वैसे तो ये हमें काफ़ी कम लग रहा है, बट 0.5 का आप स्क्वायर ले लो, सो आपके पास 0.25 आ जाएगा। 0.25 आ जाएगा। यस, तो इट मीन्स के आपका जो पहले स्टार्टिंग टॉर्क कितना था? 1 वोल्ट था। इट मीन्स कि स्टार्टिंग टॉर्क पहले आपका 100% था। यस, सही है। अब कितना, जब आपने 1.5 वोल्टेज, इफ दिस वोल्टेज गेट इंक्रीज अप टू 1.5 वोल्ट, तो फिर हमारे पास कितना परसेंटेज इंक्रीज आया स्टार्टिंग टॉर्क में? आपका परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा? दैट्स विल बी इक्वल टू स्टार्टिंग टॉर्क 105। जी सर 105 नहीं, 105 क्यों? एक्चुअली So आपका वो चेंज इन वोल्टेज कितना है? चेंज इन वोल्टेज चेंज इन वोल्टेज सर 0.5 है, 50%। 0.5 आया है, तो 0.5 का स्क्वायर ले लो। 2.25। यस, तो हमारे पास 0.25 आ जाएगा। तो परसेंटेज, तो फिर 25% बना। फिर परसेंटेज चेंज कितना आएगा? सर 100 माइनस 25। नहीं, हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क पहले कितना था? 1 वोल्ट के इक्वल था। ओके, क्योंकि 1 था तो 1 स्क्वायर ले रहे, तो आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क 1 था। स्टार्टिंग 1 आ गया। अब क्या हो गया? जब चेंज आ गया तो कितना, लाइक पहले आपका कितना था? 100% था, कोई चेंज नहीं आ रहा था, तो 100% था। अब मेरे पास यहाँ पे ठीक है। देख लो, तो स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि अब मेरे पास 1.5 वोल्ट हो गया, तो स्टार्टिंग टॉर्क कितना हो गया? 1.5 वोल्ट स्क्वायर ले लो, सो 2.25 आ जाएगा। तो अब चेंज इन स्टार्टिंग टॉर्क कितना आ गया? सर 2.25 माइनस 1। यस, 2.25 minus 1, you will get ये 1.25. बनेगा 1.25 जी। Yes, so ये आपका 1.25, this will be 2 point change in starting to minus 1 divided by 1 times 100, तो ये आपका 125% इससे आ जाएगा। सो इट मीन्स कि आप जितना थोड़ा सा भी इसको इंक्रीज़ कर लो, लाइक 0.5 हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ किए, तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क को उन्होंने 25% इंक्रीज़ कर दिए। पहले 100% था, अब 25% इंक्रीज़ कर दिए, लाइक अब 125% हो गए। ठीक है, सही है। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है, दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसमें भी इन्होंने थोड़ा सा वो डिस्कस किए। वही ओल्ड कंसेप्ट हैं। ठीक है सर। 3 फेज इंडक्शन मोटर। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि रोटर में हमारे पास कौन कौन से पैसिव एलिमेंट्स होते हैं?
कैपेसिटर होते हैं रोटर में? रोटर के अंदर? नो सर, रोटर में सर होगा हमारे पास एक रेजिस्टेंस होता है इंडक्टेंस, जिसको मैं R2 से रिप्रेजेंट इंडक्टर करता होगा। हूँ, एक जी, मेरे पास और एक इंडक्टेंस होता है इंडक्टेंस बिकॉज ऑफ द वाइंडिंग दैट इज रिप्रेजेंटेड वाइंडिंग बाय X2, X2। ओके, X2। यस। तो अच्छा, हमारे पास R2 डज नॉट डिपेंड ऑन दी स्लिप। ओके, ये स्लिप पे डिपेंड नहीं करता, जबकि ये स्लिप पे डिपेंड करता है। सो यू कैन राइट इट लाइक एक्स एस इंटू X2। ओके, जी सही है। अच्छा, अब रनिंग कंडीशन में आपका एस क्या हो जाएगा? सर लेस देन 1। या एस आपका लेस देन 1 हो जाएगा, तो इट मीन्स कि आपका R2 will be greater than X2 under running condition। ओके जी। ओके, अच्छा, जी सर, मैं समझ गया। यस, स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होगा? सर स्टैंड स्टिल कंडीशन में हमारे पास एस जो होगा वो 1 होगा, तो R2 = X2। यस, लेकिन हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होती है स्टार्टिंग में, सही है, वो जी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी हमारे पास रोटर की जो फ्रिक्वेंसी होती है दैट्स इक्वल टू द स्टेटर फ्रिक्वेंसी, राइट? जी। या क्योंकि हमारे पास आपका जो हमने पहले पढ़ा था कि रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एस इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। सो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एस इज इक्वल टू 1, तो आपका रोटर फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू द स्टेटर फ्रीक्वेंसी। ओके, लाइक 50 हर्ट्स की इक्वल होगा जो हमारे पास नॉर्मली सप्लाई होती हैं घरों में, जी सही है। तो अब मुझे आप ये बता दो कि स्टार्ट में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे ही आप मोटर को स्टार्ट कर लो, लाइक स्टैंड स्टिल कंडीशन में आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जैसे ही आप मोटर को रोटेशन दे दो, स्टार्ट कर लो, तो फिर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी या इससे कम हो जाएगी? सर, कम होगी। कम होगी बिकॉज ऑफ द स्लिप, राइट? बिकॉज ऑफ द स्लिप, यस सर। ओके, अब मुझे आप ये बता दो कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी और नॉट? नो सर। व्हाट अबाउट इंडक्टेंस? इंडक्टेंस सर फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। या, सो डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स एक्स रिलेशन है? सर, इंडक्टर का डायरेक्ट रिलेशन है। यस, ओमेगा एल। यस, तो इट मीन्स कि स्टार्टिंग में आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो इट मीन्स कि स्टार्टिंग में आपका इंडक्टेंस या ज़्यादा। इंडक्टेंस आपका हाई होगा और रेजिस्टेंस आपका कम होगा। ओके। सही है। अच्छा, आपने स्टार्ट में कहा है कि R विल बी इक्वल टू X2 अंडर स्टैंडस्टिल कंडीशन, जी वो आपने क्यों कहा जी है? सर, ये हमने वो पढ़ी है। Yeah, that is only you can only apply that for the मैक्सिमम maximum torque। Okay, मैक्सिमम मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमने जो कल yes, डेरिवेशन की वो थी। आप वहाँ जी पे यूज़ कर सकते हो, सही है। तो ये जी। मिस्टेक नहीं करना। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा कि इंडक्टेंस विल बी ग्रेटर देन R, but under running condition ओके your inductance will be less than R। Why inductance will be less than R? Because of the frequency, because of the less rotor frequency। Okay, सर, आई थिंक इंडक्टेंस ज़्यादा होगी ना, ये बताया ना आपने शुरू में, स्टार्टिंग कंडीशन में या स्टार्टिंग कंडीशन में इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। और जब स्टार्ट होने के बाद चल रही होगी मोटर, तब हमारे पास आर ज़्यादा होगा। यस, आर ज़्यादा हो गया, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा,
अब मुझे आप यह बता दो कि रोटर का जो करंट होगा वो लेग करेगा या लीड करेगा या यूनिटी रहेगा? मोटर का करंट सर आई लैग करेगा आई थिंक। यस, रोटर का जो करंट क्योंकि होगा सर वो लेग करेगा। ठीक। क्यों लेग करेगा? क्योंकि आपका जो इंडक्टेंस है दैट इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ड्यूरिंग स्टार्टिंग पोजीशन। ओके, ये मैं स्टैंड स्टिल कंडीशन की वो बात कर रहा हूँ, सही है? सर काइंडली दोबारा बताइएगा, रोटर का करंट लैग करेगा या उसकी रीज़न स्टार्ट क्या है? स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में आपका जो रोटर में करंट पास होगा वो लेग करेगा, सही है, लेग करेगा रोटर करंट, सही है। क्यों ठीक है। लेग करेगा? ठीक है। बिकॉज ऑफ द हाई वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस, ठीक है। सही है। अच्छा, आप मुझे ये बता दो कि पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्लोज टू ज़ीरो होगा, कम पावर हो जाएगा यूनिटी से। पावर फैक्टर आपका कम हो जाएगा। यस, वो कम हो जाएगा क्योंकि पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है? सर वो एक्स आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओवर जेड। ग्राफिकली देख लेते ऐसे हैं। ही है, ग्राफिकली पहले देख लो। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर आर। Okay, let's say this is the rotor resistance, this is the rotor inductance। तो आपको ये इस तरह होगा, दिस इज 5। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होगा, आपका इंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, सही है। पहले इतना था, अब स्टार्टिंग में इंडक्टेंस बढ़ जाते हैं, लाइक इस तरह हो जाता है। तो जब ये इस तरह, सॉरी इस तरह नहीं हो जाता, बल्कि ये इस तरह हो जाता है क्योंकि इंडक्टेंस बढ़ जाते हैं, सही है। ओके। बल्कि इस तरह भी नहीं होगा, इस तरह होगा, चलिए तो इस तरह। ऐसे है, ठीक है। यस, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अ, कांस्टेंट रहेगा, आपका जो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज होते जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा, ओके। सही है। ये देख, रेजिस्टेंस ठीक है। कांस्टेंट है, आपका इंडक्टेंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो थीटा क्या हो रहा है? थीटा इंक्रीज। या थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा सर फिर कॉस 90 पे जीरो। सर कॉस थीटा की वैल्यू 90 को अप्रोच करेगी तो क्लोज टू जीरो हो जाएगी। तो कॉस थीटा आपका डिक्रीज होगा क्योंकि कॉस थीटा आपका यहाँ पे मैक्सिमम होता है, फिर डिक्रीज होता जाता है, जी। होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और यहाँ पे कॉस थीटा ठीक आपका है। जीरो हो जाता है। इसी तरह साइन थीटा आपके यहाँ पे यस। मैक्सिमम होता है और डिक्रीज होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, यहाँ पे साइन थीटा मेरे पास जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे देख लो, तो ये जीरो। आपका कॉस थीटा अभी है जो अभी मैंने लिखा है। जैसे मैं जी। स्टार्टिंग में क्या होगा, इंडक्टेंस इंक्रीज होते जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो ये आपका कुछ इस तरह बनेगा। तो थीटा की वैल्यू आपको इंक्रीज होते ठीक जाएगा, है। तो इट मीन्स कि एरो इज मूविंग टुवर्ड द वाई एक्सिस। सो इट मीन्स कि आपका जो कॉस थीटा है दैट्स विल गेट डिक्रीज, तो इट मीन्स कि पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है। सही है, तो पावर फैक्टर आपका कम हो जाएगा, तो इट मीन्स कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर कम होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क, तो इसका क्या रिलेशन है टॉर्क के साथ? कम यस, होगा। एक्चुअली हमने पढ़ा था कि आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दैट्स इक्वल टू के इंटू ई टू आई टू ओके। कॉस थीटा टू। तो पावर फैक्टर पे डायरेक्ट रिलेशन है। तो cos थीटा कम होगा तो इट मीन्स कि स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका कम हो गया, कम होगा, ठीक है। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने कोशिश करना है कि स्टार्टिंग टॉर्क को मैं इंक्रीज कर लूँ। ओके, स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क मीन्स के जैसे ही आपका जो मशीन है वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो उस टाइम आपको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायर्ड होगी या कम फोर्स?
एज कंपेयर टू द रनिंग अच्छा कंडीशन। सर, रेस्ट कंडीशन में हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। यस, रेस्ट पोजीशन में आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, तो इट मीन्स कि रेस्ट पोजीशन में आपको ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड होगी। चाहिए होगा। जी। यस, तो हमें ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क के लिए मुझे कॉस थीटा को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जी ठीक है। ओके, इसको इंक्रीज़ करने के लिए मुझे इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो इसको इंक्रीज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडक्टेंस को, या इंडक्टेंस को मैं डिक्रीज। कम कर लूँ, रेजिस्टेंस को फिक्स कर लूँ, इंडक्टेंस को कम कर लूँ, या रेजिस्टेंस इसको फिक्स रख लूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं इंक्रीज़ कर लूँ। सही है। सर रेजिस्टेंस तो हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे। नहीं, अभी मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा सा माइनर ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन में तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं रखना, हमने अच्छा। चेंज करने हैं। अच्छा सही है। ठीक है। तो वैसे मेरा डिमांड क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज़ हो जाए, जिसके लिए मुझे कॉस थीटा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसको इंक्रीज़ करने के लिए मुझे एक्स को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। सही है। तो एक्स एक्स को को डिक्रीज डिक्रीज़ तो करने के मैं लिए नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वार्निंग आपका फिक्स होता है, वार्निंग फिक्स होगा। या आपका ठीक है। रोटेशन वो मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है, वो उन्होंने वहाँ पे फिक्स किए होते हैं। तो ठीक। मैं इस तरह कर लूँ, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये तो आपका इतना होगा, लेकिन मैं अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को इतना इंक्रीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। अब चेक कर लेते हैं कि cos थीटा पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। पहले इतना था। सही है। जी सर अब पड़ेगा। मेरे पास रेजिस्टेंस इतना आ गया। अ, सर थीटा कम हुआ है। थीटा कम हो गया, यस, इतना कम हो गया। सही है। तो थीटा जी। कम हो गया, तो इट मीन्स कि मेरे पास पावर फैक्टर इम्प्रूव हो पावर गया। इम्प्रूव हुआ जी। पावर यस। फैक्टर इम्प्रूव होगा तो हमारे पास टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क इम्प्रूव होगा। यस, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि रेजिस्टेंस को किस तरह मैं इंसर्ट करूँ। ओके, वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया यहाँ पे, बट द प्रॉब्लम जी। इज कि हाउ आई विल इंसर्ट दी दिस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इनसाइड द रोटर। जी। नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ, नज़र आ रहा है आपको? जी सर। अब मैंने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को किस तरह ऐड करना है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे पास रोटर टू टाइप्स के होते हैं। एक मेरे पास स्क्विरल गेज रोटर होता है, और दूसरा क्या होता है? वाउंड टाइप होगा। वॉर्म टाइप रोटर होता है। स्क्वायर गेज रोटर हमने डिस्कस किया था। इसमें हमारे पास इस तरह एंड रिंग्स होते हैं इस तरह, और कॉपर बार्स होते हैं जो इस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट मीन्स के शॉर्ट सर्किट होते हैं एक दूसरे के साथ। जी। सही है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इस तरह शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं, और इस दिस विल बी माई स्क्वायर गेज रोटर फॉर द इंडक्शन मोटर। अच्छा, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जी। क्योंकि मुझे ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, ये मैंने इस तरह ऐड करना है कि मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट में ये ऐड हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मोटर अपना फुल स्पीड पकड़ ले, तो फिर मैं चाहता हूँ कि ये रेजिस्टेंस गायब हो जाए, यह रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। जी। क्यों मैं ये चाहता हूँ? क्योंकि जब फुल रनिंग कंडीशन पे भी ये रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, मौजूद होगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, हीट लॉसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ये जो कि बढ़ मेरे जाएंगे। एफिशिएंसी को ठीक है। डिक्रीज़ कर लेगा। सो इसी वजह से जी ठीक। मैं चाहता हूँ कि मैं ये रेजिस्टेंस इस तरीके के साथ, इस सीक्वेंस के साथ मैं इसको कनेक्ट कर लूँ कि जब स्टार्ट हो तो ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हो,
लेकिन जैसे ही ये फुल स्पीड को पहुंच जाए, अपने रनिंग कंडीशन को पहुंच जाए, तो फिर ये रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए। तो ये ठीक कंडीशन है। स्क्विरल गेज रोटर में लाना थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि इम्पॉसिबल हो ठीक है। जाता है। ठीक है। क्योंकि इस तरह स्क्वायर गेज में हमारे पास कॉपर बार्स होते हैं, उसको हम शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं, तो हमारे पास इतना वो नहीं होता कि इसमें हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लें। सो दैट्स वाई दिस इज square gauge rotor is a low starting torque, ओके। स्केल के जो रोटर लो स्टार्टिंग टॉर्क हो गया इसका। स्टार्टिंग टॉप। यस, इसका स्टार्टिंग टॉर्क इन्होंने वैल्यूज दिए हैं, दैट इज 1.5 to 2 टाइम्स द फुल लोड वैल्यू। अच्छा, फुल लोड जब आपका मोटर पे जो नेम प्लेट पे जो लोड लिखा है वही फुल लोड आप उनको जी। दे दो, उस टाइम जो ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क होगा, तो हम्म। वो 2 टाइम्स होगा, यानी इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो 2 टाइम्स टू दैट दैट टॉर्क if you if your starting current is 5 to 9 times the full load. सर इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आपका मोटर हो गया, सही है। सर 5, सर ये आपने क्या राइट किया है? 5 to 9 टाइम्स द फुल लोड करंट। Yes, actually let's say the this is the full load, okay। इसके नेम प्लेट पे जो लोड लिखा है इस मोटर के, वो जी। ये लोड है, आपने ये लोड कनेक्ट कर लिए, जी। सही है। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये स्टार्टिंग इसका जो टॉर्क होगा ये क्या करेगा, ये इस फैन को पुश करेगा, ये मोटर इस फैन के अंदर लगे हुए हैं, ये क्या करेगा, हम्म। सप्लाई करंट लेगा, ओके, करंट लेगा, और उस करंट के थ्रू ये मोटर रन होगा, और यहाँ पे ये इस लोड को फैन को रोटेट करेगा, ये इसके अंदर है, सही है। हम्म। अच्छा, तो फुल लोड तो कनेक्ट है, तो फुल लोड कनेक्ट है, तो इट मींस कि यहाँ पे लेट से यहाँ पे आपका जो टॉर्क है दैट इज टी, फुल लोड पे टॉर्क कितना है, टी है। ठीक है। ओके। फुल लोड पे करंट, उस टाइम करंट कितना जा रहा है, दैट इज आई एस, सही है। ठीक है। फुल लोड आपने कनेक्ट कर लिया, उस टाइम टॉर्क कितना है, दैट इज टी। फुल लोड पे आपका करंट कितना जा रहा है, इनपुट करंट, दैट इज आई एस। जी। अच्छा, तो स्क्विरल गेज रोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दैट इज इक्वल टू 1.5 to 2 टाइम्स दिस टॉर्क, सही है। ओके। स्क्वायर गेज का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दैट इज 1.5 to 2 टाइम्स दिस टॉर्क। कब होगा 1.5 to 2 टाइम्स, इफ योर स्टार्टिंग करंट इज 5 to 9 times this current। ओके। अब समझ आ गया कि सर नहीं। जो करंट सर हम अप्लाई कर रहे हैं उसका 5 to 9 टाइम्स जब करंट होगा तब हमारे पास ये टॉर्क आएगा। इसकी ये यस, वैल्यू होगी 1.5। ठीक है। यस, तभी ये हो गया इस तरह से ये। अच्छा, इसके बाद ठीक हमारे है। पास वॉन टाइप वॉन रोटर मोटर होता है।
तो वो तो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किए हैं काफ़ी अच्छी तरह से। ठीक है। उसमें हम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को काफ़ी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ऐड ऐड कर लेते हैं। यस, वो किस तरह ऐड करते हैं, वो रियोस्टेट के थ्रू हम उसमें ऐड कर सकते हैं जी उसे। तो या तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? सर, इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा स्केल यस, के ज़्यादा हिसाब से। होगा बिकॉज ऑफ द हाई इनपुट रेजिस्टेंस। हाई इनपुट रेजिस्टेंस। यस, इसमें हम अक्सर इस तरह कर लेते हैं, वन टाइप मोटर हमारे पास जो जिस तरह स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग हम करते हैं, उसी तरह रोटर में भी हम थ्री फेज वाइंडिंग कर लेते हैं। सही है, वन टाइप रोटर में भी हम थ्री फेज वाइंडिंग कर लेते हैं लाइक दिस। इस तरह का रोटर होता है, इसमें हम थ्री फेज वाइंडिंग कर लेते हैं। स्टेटर में हम थ्री फेज वाइंडिंग को फिर सप्लाई देते हैं। सही है, जी या स्टेटर जो होते हैं वहाँ पे हम थ्री फेज वाइंडिंग कर लेते हैं, उसको फिर वहाँ वही थ्री फेज वाइंडिंग को हम यहाँ से सप्लाई दे देते हैं। सही जबकि है। यहाँ पे हम इस तरह नहीं करते, यहाँ पे हम थ्री फेज वाइंडिंग को वाई फॉर्म में कनेक्ट कर लेते हैं। हम्म, सही है, और उसको फिर शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं। अच्छा। सही है, तो अच्छा, उसके बाद जो थ्री टर्मिनल्स होते हैं उनको फिर हम इस तरह रियोस्टेट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जी सर, डिस्कस किया था। या ये हमने डिस्कस किया था इस तरह। तो फिर जब वो सर, जब रनिंग कंडीशन में आती है तो ऑटोमेटिकली ये रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, ऐसा ही ये है ना? यस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस ये आपके नीचे की तरफ हो जाए तो ये आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तीनों वायर्स आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं। जी ठीक है। सही है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, इसका फिर आप रिवाइज कर लो। अच्छा, इंडक्टर मोशन, ठीक है। इंडक्टर इंडक्शन मोटर ऑपरेशन है, तो इसमें ये अंडर लोड कंडीशन है। सही है कि आपका सर एक बात बताइए जी कि सर, तो स्केल के राउटर में सर हमारे पास जो कॉपर के रॉड हैं वो भी आपस में शॉर्ट सर्किट होंगे, और यस जो वाउंड टाइप राउटर है उसमें भी जो हमारे पास जो वायर होगी वो भी आपस में शॉर्ट सर्किट होंगी। यस, ठीक है। लेकिन वॉन टाइप में हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इस सीक्वेंस के ठीक साथ है जो मैंने सर, कहा। वो स्केल के भी जो आपने, ठीक है सर, वो मैं गेट कर गया हूँ आइडिया। यस, अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है, दैट इज़ द इंडक्शन मोटर ऑपरेशन। अब ऑपरेशन किस तरह करेगा? वैसे हमने सबसे पहले सारे वो टर्मिनोलॉजी पढ़ लिए हैं कि स्टार्टिंग में क्या होगा, फिर उसके बाद रनिंग में क्या होगा। अब ऑपरेशन की तरफ आ जाते हैं। ऑपरेशन मीन्स कि आप लोड को कनेक्ट कर लो, तो तब इसका बिहेवियर किस तरह होगा। सही है, तब कोई इधर उधर की चीज़ें तो नहीं निकालेगा। सो लोड कनेक्ट करने के बाद, सो ये आज हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोड पे आ जाते हैं। सही है, किसमें तो हो गया था, दोबारा ज्वाइन हुआ है। ओके, इंडक्शन मोटर ऑपरेशन को अब डिस्कस कर लेते हैं। जी लाइक अभी तक हमने सारे वो टर्मिनोलॉजीज जितने भी थे वो पढ़ लिए हैं कि स्टार्टिंग में क्या होगा, रनिंग कंडीशन में क्या होगा, फ्रिक्वेंसी पे क्या जी इफेक्ट पड़ेगा। सही है, टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जी। सही है, पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आ जाते हैं ऑपरेशन की तरफ। लाइक अगर आप लोड को कनेक्ट कर लो इंडक्शन मोटर के अक्रॉस, हम्म, तो फिर क्या होगा, इंडक्शन मोटर का बिहेवियर किस तरह होगा। सो इंडक्शन मोटर ऑपरेशन अंडर लोड कंडीशन। ओके, अब मैं लोड को कनेक्ट कर लेता हूँ। सही, जी सो जब आप लोड को कनेक्ट कर लेते हो, सो व्हाट डू यू थिंक
क्या होगा? सबसे पहले तो सर स्पीड कम होगी। हम्म। सर लोड, करंट की डिमांड ज़्यादा यस, होगी। एग्जैक्टली, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी। ओके, सो जब आप लोड को कनेक्ट कर लेते हो तो इट मीन्स कि आपका, आपने लोड को कनेक्ट कर लिया तो इट मीन्स कि आपका स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि हाई लोड आने से मोटर का स्पीड कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, ठीक। सही है। मोटर स्पीड कम हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपका स्लिप हाई हो जाएगा या कम हो जाएगा? स्पीड कम होगी तो रिलेटिव स्पीड भी कम होगी। स्लिप सर कम होगा फिर। स्पीड कम होगा, रोटर की स्पीड कम हो जाएगा, जबकि स्टेटर का स्पीड उसी साइक्रोनस स्पीड से स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहे हैं। लेकिन आपका रोटर जी। का स्पीड कम हो गया तो इट मीन्स के रिलेटिव स्पीड अब मेरे पास ज़्यादा हो गया, डिफरेंस ज़्यादा आ गया है। सो इट मीन्स कि स्लिप मेरे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। सो स्लिप ओके। इंक्रीज़ होगा तो इट मीन्स कि मेरे पास फ्लक्स जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, फ्लक्स लाइंस, ज़्यादा फ्लक्स लाइंस को वो कट करेगा, क्योंकि आपका जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो काफ़ी तेज़ी के साथ रोटेट होगा, जबकि रोटर का जो रोटर है वो काफ़ी स्लो रोटेट होगा। तो आपका अ, जो रोटेट रिलेटिव स्पीड है या जो आपका वो ज़्यादा रोटेटिंग होगी। या स्टेटर का जो रोटेटिंग फ्लक्स है वो रोटर की कंडक्टर्स को काफ़ी हाई रेट के साथ वो कट करेगा। सही है। ठीक है। लाइक आपका फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ईएमएफ हाई हो जाएगा, ई टू, क्योंकि ई टू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। ई टू हाई हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपका आई टू करंट भी हाई हो गया। यस। तो आई टू करंट हाई हो गया तो इट मीन्स कि आपका क्या हो गया? चल लोड की डिमांड फुलफिल हुई। टॉर्क भी हाई हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क डिपेंड ऑन ई टू। अगर तो आप आई टू, ओके। सही है, यस, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? सर E2 पे। T is equal to KE2 I2 cos theta 2। यस सर, मिल गया। तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाएगा। सही है। जी ठीक है सर। अच्छा, स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? आपका जो रोटर है वो काफ़ी तेज़ी के साथ रोटेट होगा, क्योंकि टॉर्क हाई हो गया। जी। जब टॉर्क आपका हाई हो जाता है तो इट मीन्स कि आपका स्पीड बढ़ जाता है, तो इट मीन्स कि आपका स्लिप कम हो जाता है। स्लिप डिक्रीज। यस, आपका जब स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाएगा तो मोटर काफ़ी तेज़ी के साथ रोटेट होगा, तो इट मीन्स कि रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगा, तो इट मीन्स कि आपका स्लिप कम हो जाएगा। स्लिप कम हो जाएगा तो फ्लक्स भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इट मीन्स कि आपका जो, हाँ, रोटर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स कि आपका जो लोड का जो डिमांड था वो कवर हो गया। सही है। लाइक ओके। आपका जो लोड है उसको इस मोटर ने फुलफिल कर दिए है। ठीक है। सही है। तो अब मोटर आपका उसी लोड के लिए कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट होगा। ठीक है। पहले आपने लोड को कनेक्ट कर लिया तो मोटर काफ़ी था कि मैंने इस लोड को किस तरह चलाना है। उसके बाद वो इसी जी। प्रोसेस से गुज़र के उसने स्पीड अप हो गया। तो जब स्पीड अप हो गया तो उसने उस लोड जी। को रोटेशन उस लोड को रोटेशन दे दिया उसने, लाइक रन कर दिया उस लोड को। ठीक है। जैसे ही उसने उसको रन कर दिया तो जी। उस टाइम उसका स्पीड कांस्टेंट हो गया। उसने कहा कि अब बस ये मैंने और मज़ीद स्पीड इससे, लाइक मैंने अपनी स्पीड को हाई नहीं करना, बस ये इसी स्पीड के साथ इस तरह रोटेट होते जाएगा, तो वो कांस्टेंट स्पीड तक पहुंच जाता है। फिर उससे ना इंक्रीज़ होगा ना ठीक है। डिक्रीज़ होगा, उसी स्पीड के साथ ये रोटेट होगा। अच्छा, अब मैं ठीक है। अगर इस तरह कर लेता हूँ कि लोड को हटा देता हूँ तो फिर क्या होगा?
चलो लोड को जब हटाएंगे तो सर फिर एकदम स्पीड ज़्यादा होगी तो फिर आपका, अपने फुल। यस, जी स्पीड एकदम से ज़्यादा हो जाएगी। ओके, रोटर अब काफ़ी तेज़ी के साथ रोटेट होगा एज़ कम्पेयर टू दी synchronous speed, ऐस- as compared to the जी rotating field अ, of the stator winding। जी सही है, तो फिर क्या होगा, फिर स्लिप भी काफ़ी कम फिर हो सर जाएगा, हमारा फ्लक्स भी कम स्लिप हो कम हो जाएगा, जाएगा, E2 भी कम हो फ्लक्स जाएगा, भी I2 भी कम हो जाएगा, तो टॉर्क भी आपका कम हो जाएगा, तो मोटर आहिस्ता कम आहिस्ता हो जाएगा, स्लो डाउन होते जाएगा। स्लो होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे अभी मैंने कहा कि जैसे ही मैं लोड को कनेक्ट कर लेता हूँ तो ये उसी लोड के लिए अपना स्पीड अचीव कर लेते हैं, बट वो स्पीड इसका वो उसी स्पीड को फिर कांस्टेंट रखते हैं। सो जी इस इंडक्शन मोटर को मैं कांस्टेंट स्पीड मशीन कह सकता हूँ, कांस्टेंट स्पीड इंडक्शन मोटर कह सकता हूँ। जी सर कह सकते हैं। अच्छा, इसको मैं साइक्रोनस स्पीड कह सकता हूँ, साइक्रोनस मशीन कह सकता हूँ इसको। सिंक्रोनस में यस सर, वो भी इसमें इफेक्ट आ रहा है, जी कह सकते हैं। साइक्रोनस मशीन हम किसको कहते हैं? सर रिलेटिव स्पीड। साइक्रोनस मशीन हम जिस उसको कहते हैं जो आपका साइक्रोनस स्पीड के साथ घूमता रहे। साइक्रोनस स्पीड मींस के फ्रीक्वेंसी, साइक्रोनस फ्रीक्वेंसी मींस के 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ वो घूमता रहे। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे कितना ओके स्पीड होगा, दैट इज़ द साइक्रोनस स्पीड। ओके सही है, ठीक है, तो तो सर फिर उसको इसको वो नहीं कहेंगे, यस, इसमें क्यों तो नहीं चेंज होता कहेंगे, रहे, इसमें क्योंकि तो यहाँ पे आपका, चेंज चेंज होता है। या यहाँ पे आपका, वैसे साइक्रोनस स्पीड यहाँ पे किसका है, स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका, वो साइक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट हो रहे हैं, जबकि रोटर आपके साइक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट नहीं हो रहा, वो थोड़े से कम जी सर, स्पीड के साथ रोटेट हो रहे हैं। यस सर ठीक या है। स्टेटर का जो रोटेटिंग फील्ड है वो साइक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट हो रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। हम्म उसके बाद ये रोटर जो है वो उसी को फॉलो कर रहे हैं, बट उसको अचीव नहीं कर रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो रोटेट हो रहे हैं। सो इसको आप हम्म, साइक्रोनस रोटर को, आप इस रोटर को आप ये नहीं कह सकते ये रोटर साइक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट हो रहे हैं। ठीक है। स्टेटर को आप कह सकते हो कि ये स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो साइक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट हो रही है, बट रोटर हम्म आपका साइक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट नहीं हो रहा। सो दैट्स व्हाई दिस मशीन इज द एसिंक्रोनस इंडक्शन मशीन। एसिंक्रोनस। सही है, साइक्रोनस, अगर ये जी इसका रोटर साइक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट होता तो फिर इसको मैं साइक्रोनस मशीन कह सकता था, बट ये वो नहीं जी हो रहा है, सर तो ठीक है। इसको हम नहीं कह सकते कि साइक्रोनस मशीन होगा। अच्छा, ये सारे बातें मैंने डिस्कस कर लिए हैं, इसमें आगे जितने भी बाकी रहे हैं उन्होंने बोली हैं। सही है, लाइक आपका जो ठीक है सर। सेकेंडरी साइड करंट होता है डेट डिपेंड ऑन द प्राइमरी साइड करंट। तो ठीक जैसे है। आपका सेकेंडरी साइड पे लोड इंक्रीज़ होगा तो इट मीन्स कि फ्लक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इनपुट करंट सप्लाई आप इंक्रीज़ कर लो, तो इनपुट सप्लाई से आपका I1 करंट इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्राइमरी साइड पे फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वही फ्लक्स पे सेकेंडरी साइड पे भी जाएगा, और सेकेंडरी साइड पे भी आपका E2 इंक्रीज़ हो जाएगी। जिस तरह वो स्टार्टिंग में मैंने ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा डिस्कशन किए, जी वही सर इन्होंने ठीक आगे है। भी उसको डिस्कस किए हैं। अच्छा, कल से इंशाल्लाह टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन को डिस्कस कर लेंगे। सही है।